हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें बहुत ही खूबसूरत सी एक इक्वेशन है, नंस्ट इक्वेशन, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। नंस्ट इक्वेशन क्या होती है पहले डायरेक्टली मैं बताऊंगा, और उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स अपन कवर करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप करेंगे आपका उसमें, और फिर ये देखेंगे कि वो नंस्ट इक्वेशन कहाँ से आई है, व्हेन दिस नंस्ट इक्वेशन कम्स फ्रॉम। इस चीज़ को अपन अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, नंस्ट इक्वेशन एक्चुअली में यूज क्या आती है। हम कोई भी इलेक्ट्रोड यूज लेते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पर या तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, या क्या होता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालने में हेल्प करती है नंस्ट इक्वेशन। दूसरी बात, अगर हम पूरे सेल का सेल पोटेंशियल निकालना चाहे, क्लियर है ना, जो कि कैथोड के सेल पोटेंशियल और एनोड के सेल पोटेंशियल को डिफरेंस करके निकाल सकते हैं, अंतर करके उनका निकाल सकते हैं, तो उसमें भी नंस्ट इक्वेशन हेल्पफुल है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंस्ट इक्वेशन को अपन कब लगा सकते हैं, जब कोई भी कंसंट्रेशन और कोई भी टेम्परेचर हमें दिया हो। क्लियर है नहीं। किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पर अगर हमें सेल का पोटेंशियल निकालना हो या सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, समझ रहे हो ना अंतर। जैसे मुझे सिर्फ जिंक का ही पोटेंशियल निकालना है, मुझे सिर्फ कॉपर का ही पोटेंशियल निकालना है, तो भी नंस्ट इक्वेशन यूजफुल है। क्लियर है। और अगर मुझे जिंक और कॉपर से बने हुए डैनियल सेल का पोटेंशियल निकालना है, क्लियर है, तो भी नंस्ट इक्वेशन यूजफुल है, और किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू पर। क्लियर है। तो हेडिंग लगा लीजिए मेरे साथ, NERNST, नंस्ट इक्वेशन। नंस्ट इक्वेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है नंस्ट इक्वेशन। लगा लिया हेडिंग। तो देखो ये इक्वेशन नंस्ट जो नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्चुअली में दिया था। क्लियर है। और हम बता सकते हैं दिस इक्वेशन इज यूजफुल, दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू डिटरमाइन, और वी कैन से कैलकुलेट, डिटरमाइन और कैलकुलेट, दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू डिटरमाइन और कैलकुलेट द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, Fe का है, ठीक है, कोबाल्ट, किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, जिंक का सिंगल इलेक्ट्रोड ले लो, उसका पोटेंशियल निकाले, कॉपर का निकाले, सिल्वर का, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल जैसे डैनियल सेल का हम पोटेंशियल निकालना चाहें, ठीक है ना, डैनियल सेल की बात करें, और कोई सा भी सेल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले सकते हैं, कोई सा भी, डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है। क्लियर है। तो सेल पोटेंशियल, दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू डिटरमाइन कैलकुलेट द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन की किसी भी वैल्यू और टेम्परेचर की किसी भी वैल्यू पर, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू पर किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, चाहे पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना हो। क्लियर है ना। ये इक्वेशन काम आती है। इस इक्वेशन का क्या यूज है ये आपने देख लिया। अब अपन जरा इक्वेशन लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है। क्लियर है। चलो, तो मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं जिसे अपन नंस्ट इक्वेशन बोलते हैं, और ये सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के काम आती है। क्लियर है। या फिर पूरे के पूरे सेल का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। नंस्ट इक्वेशन क्या होती है पहले डायरेक्टली लिख रहा हूं, उसके बाद फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड देन भी देखेंगे कि ये कहां से आई है, इसका डेरिवेशन क्या है नंस्ट इक्वेशन का। क्लियर, समझ आ रहा है। तो अब अपन देखते हैं इसका नंस्ट इक्वेशन क्या है। नंस्ट इक्वेशन एक्चुअली में रिप्रेजेंट करती है E = E0
E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये है नंस्ट इक्वेशन, सिंपल सी, क्लियर है। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। एक एक चीज के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल। अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहे तो E बोलेंगे उसको, अगर पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल बोलना चाहे तो अपन इसको E सेल लिखेंगे, समझ रहे हो ना। और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहे तो हम इसको क्या लिखेंगे, E जैसे ऐसे जिंक +2 जिंक, इस तरह लिख देंगे। भैया एक सिंगल इलेक्ट्रोड हो गया ना, इसका पोटेंशियल ऐसे लिख देंगे। और पूरे के पूरे सेल का निकालना है तो यहाँ E सेल लिख देंगे, मतलब इसके नीचे सेल लगा देंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है, बट स्टैंडर्ड कंडीशन बताया था ना, नोट लगती, क्लियर है। तो ये क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर ये क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, कोई प्रॉब्लम, मतलब ये जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये जनरली अपन SRP लेते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाती है, क्लियर है। स्टैंडर्ड मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जब पूरा सेल है तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे E नॉट सेल, और यहाँ लिखेंगे अपन जैसे E नॉट जिंक +2 स्लैश, जिंक के लिए बता रहा हूँ, और कोई भी ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ E नॉट सेल लिखेंगे। E नॉट सेल अपन कैसे निकालते हैं, अपन जानते ही हैं, मैंने बताया था आपको, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। कैसे निकालते हैं, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। E नॉट राइट का मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा होता है, समझ रहे हो ना, वो राइट साइड में, जिसका छोटा होता है लेफ्ट साइड में। कैथोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा होता है, एनोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल छोटा होता है, तो इसको E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड भी लिखा जा सकता है। ऐसी E सेल को भी क्या लिखा जा सकता है, किसी भी E सेल किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर है, क्लियर है ना। और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अगर आयन है तो 1 मोलार। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलार, ठीक, क्लियर है ना। अगर आयन है तो आयन के केस में लेंगे ना कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर कोई गैस है तो प्रेशर लेंगे 1 atm, अगर कोई गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर लेंगे 1 atm, और टेम्परेचर क्या लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशंस पर जो पोटेंशियल निकलेगा उसे अपन E नॉट बोलेंगे। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड क्या है तो E नॉट सिंगल लिख देंगे, और अगर पूरा सेल है तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट है, क्लियर है ना। भाई पूरा सेल होगा तो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड होंगे ना, फिर दोनों इलेक्ट्रोड का जो आपने पोटेंशियल निकाला है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, उसमें कैथोड के पोटेंशियल को एनोड में से घटा, कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड के पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट कर दो जो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो स्टैंडर्ड पूरे के पूरे सेल का आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, E राइट माइनस E लेफ्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। खैर इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको तो अपन को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर R क्या है। देखो R यहाँ पर है गैस कांस्टेंट, अपन सब जानते हैं, और इसकी वैल्यू यहाँ पर जो यूज लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3-4 तरह से इसकी वैल्यू होती है, लेकिन अपन को मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होती है यहाँ पर वैल्यू, वो होती है आपकी 8.314। जो वैल्यू यूज होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये वैल्यू यूज करनी है, या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। T यहाँ पर टेम्परेचर है, साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है, T क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर अमूमन जनरली ये टेम्परेचर आपको 25 डिग्री ही दिया हो रहता है, 298 केल्विन या 25। नहीं दिया हो तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो, दिया है तो आपको लिखना है, और जनरली दिया रहता है 25। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको टेम्परेचर ये दिया होता है, ठीक है। अगर हम बात करें N की, ठीक है, तो N क्या है, यहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। F क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और वो कितना होता है 96,500 कूलम।
ठीक है ना, इसको 1 फैराडे चार्ज भी बोला जाता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये कैलकुलेट कैसे किया मैंने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को एक मोल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अवोगाद्रो नंबर से। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, लेकिन हमें एक इलेक्ट्रॉन पर नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चाहिए। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻23। उस नंबर को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आएगा 96,500 कूलम। इसे 1 फैराडे बोलते हैं। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पर 2f आ जाएगा, 3 मोल का हो रहा है तो 3f आ जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज, तो इन्हें अपन बोलते हैं लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अगर रिडक्शन हो रहा है कैथोड पर, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गेन्ड इलेक्ट्रॉन, कितने गेन हुए। और ये पूरा का पूरा सेल हो रहा, सेल है तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ आया कुछ क्या लिखा है मैंने। अरे अगर सिंगल इलेक्ट्रोड, अपन सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं तो एन क्या होगा कि लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन या गेन हो रहे हैं। अब सिंगल इलेक्ट्रोड या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस इलेक्ट्रोड पर या रिडक्शन हो रहा होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो ये देख लो कितने मोल लूज हो रहे हैं। जैसे जिंक है तो जिंक 2 मोल लूज करेगा, कॉपर 2 मोल गेन करेगा। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है तो गेन, और पूरा पूरा सेल है तो दोनों काम होंगे, तो लिख देंगे ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, और n की वैल्यू पूरे के पूरे सेल को, पूरा जो पूरा सेल अगर आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, पूरा जो पूरा अगर सेल आपको दिया हुआ है तो n की जो वैल्यू है वो पूरे के पूरे सेल के लिए आपको लिखनी पड़ेगी पहले बैलेंस इक्वेशन, और उस बैलेंस इक्वेशन में n को इस तरह से लिखना पड़ेगा कि वो दोनों तरह से कैंसिल हो जाए। डिस्कस किया था मैंने आपको बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखनी चाहिए हमेशा। मैंने सेल रिएक्शन में बताया था बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखते हैं कि पूरी की पूरी रिएक्शन को इस तरह से लिखो, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को इस तरह से लिखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब एनोड से जा रहे हैं कैथोड की तरफ आ रहे हैं, वो कैंसिल हो जाने चाहिए, बैलेंस करके लिखना चाहिए। ठीक है, वो एन होगा उस केस में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये पी और ये आर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर मान लो कोई आयन है तो कंसंट्रेशन होगी, अगर आयन नहीं है, गैस है, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, अगर कोई गैस है तो ये दोनों हो सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर, मान लो गैसीय सी प्रोडक्ट है, गैसीय सी रिएक्टेंट है। ठीक है, और उनका प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, गैसीय सी प्रोडक्ट है, गैसीय सी रिएक्टेंट है, एक चीज, और उनका भी क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, इस प्रोडक्ट का प्रेशर इन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली। क्लियर है भाई, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर यहाँ लिख देंगे कंसंट्रेशन की जगह, और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और अगर प्रेशर नहीं दिया और कंसंट्रेशन दी हुई है तो अपन कंसंट्रेशन लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, अब ये P अपॉन आर क्या होता है, ये मैं आपको ध्यान दिला दूं। P अपॉन आर को अपन क्या कहते हैं, अगर इक्विलिब्रियम है, ध्यान करो इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम, जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता दूं, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं, ठीक है, सपोज करो ये इक्विलिब्रियम में आ गई, तो इक्विलिब्रियम में क्या तो बोलेंगे, इसका जो अपन प्रोडक्ट लिखेंगे, रेशो लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको अपन बोलते हैं KEQ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद आ रहा है, इस रेशो को अपन क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमने लिख दिया ना नंस्ट इक्वेशन, किसी भी कंडीशन पर पोटेंशियल को मेजर करती है, मतलब कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, कोई सा भी टेम्परेचर हो। क्लियर है भाई, अपन ये जानते हैं कि जब अपन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो एक तरह से कंसंट्रेशंस इधर की और इधर की एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है ना, कंसंट्रेशन इधर से इधर की, इधर से इधर की कांस्टेंट होगी, तभी तो रेट कांस्टेंट होगा और तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्लियर है, इतना जानते हैं, अपन 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है कि कंसंट्रेशन इक्वल हो, मतलब कंसंट्रेशन एक तरह से कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पर, क्लियर है, तो वहां पर ही अपन P अपॉन आर को K लिखेंगे।
लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो आप किसी भी कंसंट्रेशन पर पोटेंशियल निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो इस रेशो को अपन किसी भी कंसंट्रेशन पर कभी भी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना। ये तो एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कंसंट्रेशन पर P और R का रेशो लिया जाए तो इसको बोलते हैं Q, क्या बोलते हैं इसको, Q। और ये होता है रिएक्शन कोशेंट, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान कर लो, रिएक्शन कोशेंट, इसको बोला जाता है रिएक्शन कोशेंट किसी भी कंसंट्रेशन पर, क्लियर। क्योंकि हमारी नंस्ट इक्वेशन किसी भी कंसंट्रेशन पर किसी भी टेम्परेचर पर पोटेंशियल को मेजर करती है, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो चाहे पूरे सेल का पोटेंशियल। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से। सपोज करो अगर कोई रिएक्शन हो रही है 2A, ठीक है, इससे बन गया 3B, इस तरह से कोई रिएक्शन हुई 2A 3B, क्लियर है। तो यहाँ पर जो P/R लेंगे वो क्या लेंगे, क्या लेंगे बताओ। तो यहाँ पर जो P/R लेंगे, प्रोडक्ट क्या है B, तो B की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको क्या किस में ले लेते हैं, पावर में ले लेते हैं, ठीक है ना। जो Q निकलेगा ना रिएक्शन कोशेंट, वो अपन इस तरह से निकालेंगे, B की पावर क्यूब अपॉन A की पावर 2, और इसको फिर यहाँ रख देंगे और फिर सॉल्व करें, क्लियर होगी सारी कहानी। तो इस तरह से अपन नंस्ट इक्वेशन के बारे में देखते हैं कि ये नंस्ट इक्वेशन क्या है और ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नंस्ट इक्वेशन में कि इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो। एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एंड देन we will try to evaluate then how this equation is derived। इस इक्वेशन को हम डेराइव कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन का एक तरह से हम कह सकते हैं डेरिवेशन किस तरह से आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो एक दो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो फाइंड, क्वेश्चन है, नोट कर लो, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 प्लस, कंसंट्रेशन है 0.01 मोलार स्लैश Fe सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोड का, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक सिंगल इलेक्ट्रोड है Fe2 प्लस Fe, ठीक है। इसका अपन को क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो हमें कैसे पता चला रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, देखो 2 प्लस से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये SRP दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, -0.45 वोल्ट। अब आपको निकालना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इतने टेम्परेचर पर आपको निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने टेम्परेचर पर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर, इस टेम्परेचर पर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर जो इसका पोटेंशियल आएगा उसको तो अपन SRP बोल रहे हैं, तो वो तो ये रहा। अब आपको इतने ही टेम्परेचर पर बट 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है, 1/100 मोलर कंसंट्रेशन है ये, ठीक है ना। 1/100 मोलर कंसंट्रेशन पर आपको इसका पोटेंशियल निकालना है। तो अगर मोलर कंसंट्रेशन 1/100 मोलर है तो पोटेंशियल को अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं बोल सकते ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर 25 हो, बताया था मैंने, और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। लेकिन ये टेम्परेचर तो सेटिस्फाइड हो रहा है, क्लियर है, लेकिन कंसंट्रेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, कंसंट्रेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, क्लियर है। तो कंसंट्रेशन कितनी है, 1/100 मोलर कंसंट्रेशन है। तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका E निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है नंस्ट इक्वेशन क्या यूज है उसका, भैया तो सिंगल इलेक्ट्रोड जब पोटेंशियल निकालती है किसी भी कंसंट्रेशन पर, तो ये किसी भी कंसंट्रेशन में आ जाए, ठीक है ना, 0.0। तो हमें क्या, हमें नंस्ट इक्वेशन लिखनी है और वो है हमारी E, Fe2 प्लस स्लैश Fe।
ठीक है, इक्वेशन हम इसके लिए लिख लेंगे, इक्वेशन लिखेंगे देख करके कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन Fe सॉलिड, इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है 0.01 मोला, ये आपको ध्यान रखना है। और सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन 1 होती है, सब जानते हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो कंसंट्रेशन 1 मानते हैं। कंसंट्रेशन हमेशा तो आयन की दी हुई होती है या किसी गैसियस सिस्टम में प्रेशर दिया होता है। सॉलिड फॉर्म में कभी भी कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा नहीं होती है, कम नहीं होती है, 1 मानते हैं उसको, ठीक है। तो नॉन इक्वेशन लिखेंगे EFE2+/Fe इक्वल टू, एक चीज़ और देखो नॉन इक्वेशन में, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने लिखी थी नॉन इक्वेशन E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या गैस है तो उसका प्रेशर। तो यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात ये है कि ये कांस्टेंट है F, ठीक है। टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टाइम इस इक्वेशन में 25 मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, चेंज करेगा वो कंसंट्रेशन को, ठीक है। मैक्सिमम टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री मिलेगा, तो ये भी कांस्टेंट ही मिलेगा एक तरह से, नहीं मिले तो अपन इस इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। 25 और F भी कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट, तो अगर 2.303 को R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू के साथ कैलकुलेट करें तो फिर नॉन इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, माइनस 0.059 अपॉन n रह जाएगा बस, क्योंकि n तो चेंजेबल है ना, ये तो इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोड चेंज हो जाएगा, n की वैल्यू कभी 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, तो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन नॉन इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर आप नोट लगा लो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे लिखा, क्योंकि R कांस्टेंट है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। टी भी अपन 25 डिग्री ले ले, मैक्सिमम टाइम यही लेंगे, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। और एफ भी कांस्टेंट है 96,500 कूलम। तो ये तीनों वैल्यूज को जब यहाँ कर रख के 2.303 से कैलकुलेट करते हैं रख के, तो ये आता है 0.059 और n यहाँ है। तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, बाकी आर और एफ तो कांस्टेंट है ही, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन E0 Fe2+/Fe, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल निकालना है किसी भी कंसंट्रेशन पर, मतलब कितने कंसंट्रेशन पर, इतने कंसंट्रेशन पर निकालना है पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सब कुछ एकदम अच्छे से, ठीक है। माइनस कौन सी इक्वेशन लिखेंगे 0.059 अपॉन n, ठीक है, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्वेशन यूज करेंगे। सारी वैल्यूज पुट कर दो, n की वैल्यू क्या होगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मैंने बताया था ना, n या तो गेन्ड इलेक्ट्रॉन या लूज इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर, तो सिंगल इलेक्ट्रोड है तो गेन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन को कैथोड दिया हुआ है, एक तरह से रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिड्यूस हो रहा है सिस्टम, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, ये है Fe सॉलिड, तो इसकी वैल्यू अपन 1 रखेंगे, प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन 1 होती है, कब, जब वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में तो कंसंट्रेशन 1 होगी, ये आयनिक फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे EFE2+/Fe, ये हमें डिटरमाइन करना है, इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखो -0.45, ठीक है, -0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है देखो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आ जाएगा, ये 2 नहीं 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये भी और ध्यान रखना, ठीक है। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट की कितनी है 0.01, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपन लिखेंगे EFE2+/Fe इक्वल टू, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं -0.45 -0.059 अपॉन 2, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 10, 0.01 क्या होता है 1/100, तो 100 ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। तो लॉग बेस 10 ये क्या हो जाएगा 100, और लॉग 100 क्या होता है 2 होता है, लॉग 100 क्या होता है 2, या ऐसे लिख दो 10 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 10 की पावर 2, ठीक है। तो 10 की पावर 2 क्या होगा 2, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, 2 यहाँ पर आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और लॉग 10 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, लॉग बेस 10 इक्वल टू 1, ये तो 1 हो गया, और 2 आगे आ जाएगा खटाक से, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा -0.45 -0.059 इंटू 2 आया अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, वोल्ट में, क्लियर है। तो इसका जो आंसर है भैया वो है -0.509 वोल्ट, इसका आंसर आएगा -0.509 वोल्ट, ठीक है।
Fe2 प्लस स्लैश Fe। टेम्परेचर वो ये है, समझ आ रहा है? क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो वैसे भी साफ साफ पता चल रहा है कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई यहाँ पर, तो डिक्रीज हो गई तो दैट मीन्स जो ई पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो गया, 0.509 सॉरी डिक्रीज हो गया। माइनस में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है। खैर, तो इस तरह से हमने क्या देखा, किस तरह से हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल, ये आपने सीखा। इस तरह से इस पूरे की पूरी नंस्ट इक्वेशन का ये यूज होता है। ठीक है, एक बहुत ही गजब और मजेदार क्वेश्चन डैनियल सेल पर और बनता है नंस्ट इक्वेशन से रिलेटेड, इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा दिया जाए। अच्छा चलो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डैनियल सेल में और बनता है। देखो डैनियल सेल जो होता है हम जानते हैं वो जिंक कॉपर सेल होता है। डैनियल सेल किसका एग्जाम्पल होता है? जिंक कॉपर सेल का एग्जाम्पल होता है। सब पढ़ रखा है अपन ने। तो ये जो जिंक कॉपर सेल है एक्चुअली में, इस जिंक कॉपर सेल के लिए अपन सब जानते हैं जिंक एनोड की तरह और कॉपर कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि हमें एक्चुअली में डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो डैनियल सेल के लिए दिया हुआ है। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, डैनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करें तो वो इस तरह से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं जिंक सॉलिड स्लैश कॉपर +2 एक्वस, इस तरह लिखते हैं अपन। ठीक है, डबल स्लैश, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉपर सॉलिड स्लैश जिंक +2 एक्वस। इस तरह से डैनियल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिंक कॉपर सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें क्या, इस सेल के लिए क्या बोला हुआ है अपन को? ये बोला हुआ है, ध्यान से सुनना, द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयंस इज 10 टाइम्स। ठीक है, अपन लिखते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयंस इज 10 टाइम्स ऑफ कॉपर +2 आयंस, देन कैलकुलेट डेल्टा जी ऑफ दिस सेल। इस सेल का डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करो। डेल्टा जी क्या मैंने आपको बता दिया, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इस पूरे के पूरे सेल के लिए। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन जिंक आयनों की अभी जो कंसंट्रेशन किसी भी कंडीशन पर जो कंसंट्रेशन है ना, उससे अगर 10 गुना ज़्यादा हो जाए, मतलब कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन अगर x है और जिंक आयनों की कंसंट्रेशन अगर y है, क्लियर है, तो y की वैल्यू अगर 10x हो जाए, मतलब कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन से 10 गुना ज़्यादा हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए, तो डेल्टा जी क्या होगा? क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए आपको दिया हुआ क्या है वो भी समझ लो। इसके लिए आपको दिया हुआ है सिर्फ एक चीज, ई नॉट सेल। इस पूरे के पूरे सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और वो है 1.1 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 1.1 वोल्ट ये दिया हुआ, ये अपन को दिया हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे? देखो डेल्टा जी की वैल्यू, सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। डेल्टा जी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। डेल्टा जी क्या होता है? -NFE सेल। अब n तो हमें बैलेंस इक्वेशन से, हम इक्वेशन लिखेंगे अभी, बैलेंस इक्वेशन से मिल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, F कांस्टेंट है और E सेल जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, E सेल कैसे निकालेंगे भाई? E सेल क्या है? किसी भी कंडीशन पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर जो सेल का पोटेंशियल है वो नंस्ट इक्वेशन से निकल जाएगा। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, वो हमें दिया हुआ है, तो हमें एक्चुअली में ई सेल निकालना होगा। क्लियर है नहीं? ठीक है, तो ई सेल हम किस तरह निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ई सेल निकालना है, उसको यहाँ पुट कर देना है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ई सेल को निकालने के लिए हम नंस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ई नॉट सेल माइनस, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसको यूज कर लेंगे अपन। एन की वैल्यू, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट, ये सब देखते हैं और अपन लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक पहले बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं और फिर बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद फिर हम इस को प्रोसीड करेंगे नंस्ट इक्वेशन को। तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखो, जिंक सॉलिड से जिंक +2 बन रहा है और कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि जिंक सॉलिड से जिंक +2 तभी बन सकता है
जिंक सॉलिड से जिंक, देखो ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको सही करो। जिंक से बनेगा जिंक सॉलिड, जिंक +2 एक्वस, ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था। और इधर बनेगा कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड। अब क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो अपन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है जिंक का है, और राइट साइड में क्या है, कैथोड होता है कॉपर का, ठीक है। तो हम लिखेंगे एनोड की रिएक्शन जिंक से जिंक 2 +2 इलेक्ट्रॉन, फिर लिखेंगे कैथोड की रिएक्शन कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन कॉपर। क्लियर है नहीं? इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाने चाहिए, हो रहे हैं इधर से इधर, कंप्लीट कैंसिल हो गए, बैलेंस है मतलब। तो लिख देंगे जिंक प्लस कॉपर +2, ये सॉलिड है, ठीक है, जिंक +2 प्लस कॉपर, ये सॉलिड है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन 1 नहीं होगी, ये चेंजेबल होगी। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, जिंक +2, और रिएक्टेंट क्या हो गया, कॉपर +2। क्लियर हो रहा है? तो फिर हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू भी लिख लो, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 1.1 माइनस, अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, पूरा का पूरा सेल है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कितना माना है, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को 10 गुना ज्यादा माना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जिंक +2, जिंक प्लस, देखो प्रोडक्ट क्या है, जिंक +2 है, पहले लिख देते हैं जिंक +2 अपॉन नीचे लिख देते हैं रिएक्टेंट कॉपर +2, ठीक है। इतना नोट कर लो, अभी शायद बोर्ड शायद भरा नहीं है, हाँ एक लाइन और आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू, अब देखो जिंक आयनों की कंसंट्रेशन, जिंक आयनों की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, 10 टाइम्स ऑफ कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन। समझ आ रही है कहानी? अरे जिंक आयनों की कंसंट्रेशन कॉपर आयनों की कंसंट्रेशन 10 गुना ज्यादा है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, कोई प्रॉब्लम, लॉग बेस 10। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 इंटू कॉपर +2 कंसंट्रेशन, जिंक आयनों की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ऑफ कॉपर है, यहाँ फिर से कॉपर +2, ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू क्या बचेगी, 1, ठीक है। लॉग 10 की क्या बचेगी हमारे पास वैल्यू, 1 बचेगी, तो ये पूरा हट जाएगा और लास्ट में रह जाएगा हमारा ये ई सेल, ठीक है। ये रह जाएगा हमारा ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2। क्लियर है? इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। चलो तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, 0.059 अपॉन 2 कर लेंगे, तो ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस ये आ जाएगा हमारा 0.029 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ई सेल इक्वल टू आएगा हमारे पास 1.071 वोल्ट। ये तो ई सेल आया है, लेकिन हमारा ई सेल नहीं निकालना में, ठीक है। ई सेल निकालने के बाद, ई सेल पॉजिटिव आया है, क्लियर है। ई सेल निकालने के बाद आप ये ध्यान रखो कि इसको आपको इस इक्वेशन में रखना है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ठीक है। एन की वैल्यू 2 रखेंगे, एफ की वैल्यू 96,500 रखेंगे, और ई सेल की वैल्यू ये रखेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा जी का जूल में। क्लियर है? तो डेल्टा जी की वैल्यू जो हम रखेंगे वो रखेंगे -2 इंटू 96,500 इंटू 1.071 वोल्ट, आंसर होगा जूल। जूल कैसे बनेगा, देखो जो है चार्ज की यूनिट कूलाम आएगी, क्लियर है, उसकी यूनिट वोल्ट आएगी, और कूलाम इंटू वोल्ट को अपन जूल लिख सकते हैं। अच्छा, 1 कूलाम चार्ज पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाओ तो जो वर्क होगा इलेक्ट्रिकल वर्क वो 1 जूल होता है, फिजिक्स में पढ़ा है। 1 कूलाम चार्ज पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें तो जो वर्क होगा वो होगा 1 जूल। तो C इंटू वी को अपन J बोलते हैं, इसलिए अपन C और V को हटा दें, क्या लिख देते हैं 1 जूल। 1 जूल इक्वल टू 1 कूलाम इंटू 1 वोल्ट होता है, तो जितने भी कूलाम इंटू वोल्ट होगा वो जूल के इक्वल हो जाए। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। माइनस में होगा, माइनस में जब भी डेल्टा जी की वैल्यू आती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, ये मैंने आपको बताया था, नोट कर लो। चलो तो अब डिस्कस करते हैं कि डेरिवेशन क्या है, नंस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कहाँ से आता है।
तो ये थर्मोडायनेमिक्स से आया है, थर्मोकेमिस्ट्री से नंस्ट इक्वेशन को डिराइव किया हुआ है। ठीक है, कैसे देखो, देखो थर्मोकेमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। क्या है वो सुन लो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 Q। ठीक है, ये Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। इस इक्वेशन से ही बनी है कौन सी इक्वेशन, नंस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें समझ लेते हैं अपन। डेल्टा जी क्या रख देना है अपन को, डेल्टा जी की वैल्यू रखनी है -NFE, क्लियर है। डेल्टा जी क्या होगा, -NFE। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज -NFE नॉट, स्टैंडर्ड कंडीशन में या तो सेल का पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। हम इसको सेल के लिए लिख लेते हैं, तो सेल के लिए ई सेल और ई नॉट सेल लिख देंगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करें क्यू। तो क्यू क्या है यहाँ पर, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यू क्या है यहाँ पर, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये भी ध्यान रखो। क्यू यहाँ पर क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो है, उनकी जो स्टाइक्योमेट्री है उसके साथ, स्टाइक्योमेट्री को पावर में ले जाना। ठीक, हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका बताओ, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ई नॉट, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन स्लैश यहाँ लिखेंगे H+। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे 1/2। समझ आ रहा है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एनोड हाफ सेल की तरह अगर ये काम कर रहा है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कैथोड हाफ सेल की तरह काम कर रहा है तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, रिडक्शन करता हुआ दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है और हाफ H2 बना। हाफ H2 क्यों लगे, 2 से 2 कैंसिल, तो एक ही तो H बचा, इधर भी एक ही H, बैलेंस होनी चाहिए ना इक्वेशन। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा ये हो गया। तो अब अपन इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ कर देते हैं, इसका रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट और इधर लिखेंगे हम H+ और इधर लिखेंगे स्लैश और इधर लिखेंगे H2 हाफ लगा देंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। एक चीज और, चाहे आप ई नॉट 1/2 H2 स्लैश H+ लिखो तो इसकी वैल्यू भी 0 वोल्ट अज्यूम की हुई है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0 वोल्ट मान लेंगे SHE का। और अगर इसको रिडक्शन पोटेंशियल की, मतलब अगर आप कैथोड आप सेल लेके चल रहे हो उसको, तो ई नॉट इसको लिखेंगे H+ स्लैश 1/2 H2, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे, तो इसको भी अपन 0 वोल्ट मानेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना। चलो तो अब अपन एक न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व कर लेते हैं SHE से रिलेटेड। ठीक है, अभी अपन ने देखा कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसको गैस आयन इलेक्ट्रोड कहते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसका खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 अज्यूम किया हुआ है, उसको रेस्पेक्ट में रख के हम दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। निकाल के भी दिखाएंगे हम आपको कैसे, जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड हम निकाल सकते हैं। चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, चाहे आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल इस वाले फॉर्म, इस वाले रिलेशन से निकाल लो, जो आ रहा है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, लेकिन है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में ही निकाल के देता है और किसी कंडीशन में नॉन-स्टैंडर्ड है। तो SHE NHE से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको एक इस तरह से दिया हुआ है H2SO4 स्लैश हाइड्रोजन गैस, समझना। ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो 1 atm दिया हुआ हाइड्रोजन गैस का, और H+ आयनों की जो आपको कंसंट्रेशन यहाँ पर दी हुई है वो है 0.01 मोलार। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस सेल का, मतलब इस इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, इसका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद देखो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन और देखेंगे इस सेल का, कि इस सेल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। क्लियर है, तो देखो इसको निकालने के लिए हम नंस्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए।
पहले अपन क्या करेंगे, इस को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन लिखा करो, दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया हुआ नहीं है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान लगाने वाली बात, यहाँ पे H+ है, यहाँ हाइड्रोजन बन रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, क्लियर है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यहाँ पर, H+ आयन, ठीक है, कितने हैं 2, 2H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है इसको। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है यहाँ पर अपन को, 1.01 मोलार। देखो ये 1 मोल H+ आयन की मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोल। लेकिन हम जानते हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली 100% आयनाइज्ड होगा, 100% आयनाइज्ड होगा। तो ये 2 मोल H+ आयन जनरेट करेगा और 1 मोल सल्फेट आयन जनरेट करेगा। अब इसकी कंसंट्रेशन पूरे की कितनी है, 0.01, तो इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 2 × 0.01 मोलार, मतलब 0.1 मोलार होगी इसकी कंसंट्रेशन। इसकी देखो 0.05 मोलार है, सॉरी, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 1, ये 5 है, तो इसकी हो जाएगी 0.1 मोलार। कितनी हो जाएगी, 0.1 मोलार हो जाएगी, क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो गया ना। और इसके आयनाइजेशन, हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन चाहिए ना, H2SO4 से 2 H+ आयन के पार्टिकल निकल रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन होगी वो उसकी डबल हो जाएगी। H+ भाई 0.05 मोलार तो H2SO4 की कंसंट्रेशन है, H+ की थोड़ी है। H+ की कंसंट्रेशन तो कैसे पता चलेगी, जब आप इसको डालोगे सॉल्यूशन में तो ये आयनाइज्ड होगा, स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीट आयनाइजेशन होगा इसका, मतलब जितने H2SO4 के मॉलिक्यूल आप डालोगे वो सारे के सारे टूट जाएंगे H+ में। तो 1 से 2 बन रहा है तो कंसंट्रेशन डबल हुई ना H+ आयन की, क्लियर है, ये दिमाग लगा लेना। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर डबल होगी। नेक्स्ट इक्वेशन बना के लिख दो। नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, वो भी देख लो। तो नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर होगी E, देखो क्या हो रहा है, H+ आयन से क्या हो रहा है, H2 बन रहा है, तो हम लिखेंगे H+ से H2, क्लियर हो गया, H+ से H2 1/2 करके लिख दो, इक्वल टू हो जाएगा E0 H+ से 1/2 H2। ये तो 0 होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो 0 हो गया ना, ठीक है। -0.0, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ना, तो 0.059 अपॉन हो जाएगा n, और ये हो जाएगा लॉग, प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस है, अपॉन रिएक्टेंट क्या है, H+ आयन की कंसंट्रेशन, उसकी पावर जो है आगे जो नंबर लिखा होगा वो पावर में चला जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर देखेंगे, 1 atm दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना मानेंगे अपन, 0 है, ये तो समझ गए ना ये क्या है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन, तो ये SRP है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये SHE है, तो इसका 0 अज्यूम किया जाए, -0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिखेंगे, लॉग यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन की के प्रेशर 1 अपॉन H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 की पावर 2, क्लियर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0 - 0.059 अपॉन 2 लॉग, ये हो जाएगा 0.1, यानी ये हो जाएगा अपना 0.1 × 0.1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे अपन 10 की पावर +2, मतलब 100, 2 आगे आ जाएगा कैंसिल, तो आंसर आएगा -0.059, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आपने किसी भी कंसंट्रेशन पर क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया ना भाई। हाइड्रोजन जो ये जो पर्टिकुलर गैस आयन इलेक्ट्रोड आपको दिया हुआ था, इसका आपको क्या निकालना था, आपको इसका क्या निकालना था, इस कंसंट्रेशन पर H+ आयनों की इस कंसंट्रेशन पर आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना था। तो हमें पता है नेक्स्ट इक्वेशन लगेंगे, ये कहाँ से मिला हमें, ये डाटा, ये चीज हमने 0 कैसे रखी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SHE का 0 माना हुआ है, सारी चीजें रख दी, आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। अब अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE, कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बनावट, ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके का वो दिखता है, कैसे उसको अपन बनाते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, देखो इसके लिए एक अपन यहाँ कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में हम कोई एसिड ले लेते हैं, H2SO4 HCl वगैरह वगैरह।
यानी यहाँ पर H प्लस आयन है, कोई एसिड लिया हुआ है, वो एसिड H प्लस आयन की फॉर्म में रहता है। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमने 1 मोलार अज्यूम कर ली, मान ली 1 मोलार है, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसके अंदर एक गिलास जैकेट डाल दिया, इस तरीके का एक गिलास जैकेट हम डाल देते हैं, जिसको ऊपर की तरफ से ओपन कर देते हैं, यहां से इसकी ओपनिंग रख दी। इस गिलास जैकेट की अगर अपन बात करें तो इस गिलास जैकेट, अब लिख देता हूं मैं गिलास जैकेट, ठीक है भाई, ये गिलास जैकेट डाल दिया। इसमें ये जो ओपनिंग की है इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो ओपनिंग की है यहां अपन को डालनी है प्योर हाइड्रोजन गैस। भाई SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस डालेंगे ना, प्योर हाइड्रोजन गैस का मतलब इसके साथ और कोई गैस नहीं है, ये अकेली है। प्रेशर रखेंगे अपन 1 atm, कितना रखेंगे इसका 1 atm प्रेशर रखेंगे, इधर से डाल देंगे, ठीक है। अब अगर अपन देखें कि अगर अपन डैनियल सेल को उठा के देखें तो वहां अपन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते थे, मेटल की रॉड जो कि सॉलिड होती थी उसको रखते थे उसके आयन वाले सॉल्यूशन में। ये तो गैस है, हाइड्रोजन सॉलिड थोड़ी है, गैस है, तो हाइड्रोजन गैस आयन तो है, लेकिन हाइड्रोजन गैस और आयन के बीच में कोई रॉड वगैरह तो है ही नहीं। वहां तो अपन इस तरीके का खेल खेल रहे थे ना कि रॉड डालते थे उसी के सॉल्यूशन में या उसी के आयनों में, जिंक की रॉड को खचाक से डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, बन गया इलेक्ट्रोड। यहाँ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाता है ग्रेफाइट का या प्लेटिनम का भी ले सकते हैं, बुक में प्लेटिनम का लिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, प्लेटिनम की एक तार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये प्लेटिनम वायर है, ये मतलब सॉलिड है ये प्लेटिनम वायर। अब ये जो प्लेटिनम वायर है, इस प्लेटिनम वायर पर हाइड्रोजन गैस रुकनी चाहिए ना, तभी तो काम चलेगा। भाई हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम के वायर पर रुक जानी चाहिए, तो वो हाइड्रोजन गैस जो होगी प्लेटिनम के वायर पर, वो H प्लस आयनों के साथ मिलकर के एक क्या बनाएगी, डबल लेयर बनाएगी चार्ज का, तभी तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो समझने का मतलब समझो कि ये जो मैंने तार डाला है ये क्या है, प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम वायर, क्या है ये, प्लेटिनम वायर। ये जो प्लेटिनम का वायर आपने डाला है, ठीक है, इस प्लेटिनम के वायर पर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर अपन डाल देते हैं, देखो इस तरह से एक फॉइल लगा देते हैं, ठीक है। ये है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, ठीक है। इस फॉइल का क्या काम है मैं आपको बता देता हूं। प्लेटिनम ब्लैक फॉइल जो होती है, ये प्लेटिनम ब्लैक फॉइल हाइड्रोजन गैस को या तो एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब अपनी सरफेस के ऊपर रोक लेगी, या अंदर ले लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब का मतलब सरफेस के अंदर चला गया, और एब्जॉर्ब का मतलब सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस रुक जाएगी। जितनी गैस यहाँ पर डालोगे सारी की सारी तो उस पर रुक नहीं सकती, तो कुछ गैस जो बच जाएगी एक्सेस में, वो ऐसे 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 बलबल 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 ऐसे ऐसे करती हुई बुलबुलों के रूप में, बबल्स के रूप में बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है। प्लेटिनम ब्लैक फॉइल यहाँ नीचे लगा दी प्लेटिनम के वायर के, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, कुछ बाकी की निकल गई, बबल्स बन करके एयर में चली जाएगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास H प्लस आयन, तो समझ रहे हो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस और H प्लस आयनों के बीच में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जैसे स्टैब्लिश होगा हम रिएक्शन लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं H प्लस आयन। देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख रहे हैं, रिडक्शन की पोटेंशियल रिडक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे H प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 बनाएगा। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बोलो, क्लियर है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ C1 मान लेते हैं, इसका प्रेशर कुछ P1 मान लेते हैं, हाइड्रोजन इसकी कंसंट्रेशन C1, इसका प्रेशर क्या मान लेते हैं P1, ठीक है। अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे E0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे H प्लस आयन स्लैश 1/2 H2, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
समझ गए। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उल्टा करके लिख दो 1/2H2, इधर लिख दिया H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लिखेंगे E0। ऑक्सीडेशन में कैसे लिखेंगे 1/2H2/H प्लस। क्लियर है, ये हो जाए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। इसको भी 0 मान लेंगे, इसको भी 0 मान लेंगे। क्लियर है, तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्शन SHEC का। ठीक है, नोट कर लो इसको। प्लेटिनम ब्लैक फॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखो अपन को इसके यूज देखने हैं। 2-3 पॉइंट हम इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं। यूज ऑफ SHE टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, हेडिंग लगा लो। यूज ऑफ SHE, यूज ऑफ SHE, यूज ऑफ SHE टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, to determine electrode potential of elements। एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको कैसे डिटरमाइन कर लेता है ये, कुछ 2-3 पॉइंट में आप 3 पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखो। 3 पॉइंट से पहला पॉइंट क्या है, नेवर डिटरमाइन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कभी भी डिटरमाइन नहीं हुआ है अब तक, और ना हो सकेगा। देखो, एक इलेक्ट्रोड अगर है तो उस एक इलेक्ट्रोड का खुद का रियल में कितना पोटेंशियल है वो कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल तभी डिटरमाइन होगा तब उसको दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करोगे, तभी तो सेल बनेगा, तभी वोल्टमीटर में पोटेंशियल आएगा। अगर दो भाई पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रोड तो प्लस ही तो होता है या माइनस होता है, ठीक है, उसको दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तभी तो डिफरेंस बनेगा। तो कभी भी इसीलिए कि लिखते हैं कि कभी भी एब्सोल्यूट का मतलब उसका जो ओरिजिनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कभी भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, तो फिर क्या निकालते हैं उसका निकालते हैं अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू SHE। हम क्या निकालते हैं उसका, भाई ये तो निकाल नहीं सकते तो क्या निकालेंगे, वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड का क्या निकालते हैं अपन, रिलेटिव निकालते हैं। रिलेटिव से मतलब किसी से रिलेट करके, और किससे रिलेट करते हैं, SHE से। वी फाइंड रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड विद रेस्पेक्ट टू SHE। ठीक है, और इसका क्या अज्यूम करते हैं, 0, ये अपन जानते हैं। इसका 0 अज्यूम करके दूसरे का निकाल लेते हैं। इसको जोड़ने का सिर्फ यही फायदा है कि पूरा सेल बन जाएगा। SHE को आप उसके साथ जोड़ दो जिसके निकालना है, जिंक के साथ SHE को जोड़ दो, जिंक का निकल जाएगा। कॉपर के साथ जोड़ दो SHE को, कॉपर का निकल जाएगा। अब आप चाहे रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, ठीक है, रिलेटिव निकलेगा वो, ये कंफर्म है। ठीक है, थर्ड क्या है, इसके लिए अपन करेंगे क्या, कनेक्ट करेंगे ना, कनेक्ट अननोन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे जिसका आपको पोटेंशियल निकालना है। कनेक्ट अननोन इलेक्ट्रोड विद SHE एज हाफ सेल एनोड और हाफ सेल, कैसे भी कनेक्ट कर लो, भले चाहे एनोड हाफ सेल बना दो या एनोड बना दो, चाहे कैथोड हाफ सेल बना, एनोड हाफ सेल और चाहे कैथोड हाफ सेल आप बना, कुछ भी बना दो। अगर आप अननोन को एनोड हाफ सेल बनाते हो तो SHE को कैथोड बनाना पड़ेगा, और दूसरे को अगर आप कैथोड हाफ सेल बनाते हो तो SHE को एनोड बनाना पड़ेगा, दूसरे को अननोन को एनोड बनाते हो तो SHE को कैथोड बनाना पड़ेगा। इन 3 पॉइंटों को नोट कर लो। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि किस तरह से अपन जिंक के लिए अपन एनोड हाफ सेल बना के या कैथोड हाफ सेल बना के
हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE को लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो जिंक का अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं जिंक का। तो जिंक को अपन एनोड हाफ सेल बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैथोड बना लो चाहे एनोड बना लो, एनोड हाफ सेल बना लेते हैं जिंक को। तो SHE को क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड हाफ सेल। क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड हाफ सेल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, E0 निकालना है जिंक का। एनोड बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिंक से जिंक +2 ऑक्सीडेशन हो जाए, ये हमें निकालना है। मतलब SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे इसको, ये निकालना है। ठीक है, और इसको अपन क्या बना देंगे, कैथोड। तो इसको इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, E0। अब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या लिखेंगे अपन, H+/1/2H2। ठीक है, ये हमें पता है 0 वोल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये तो 0 है, अज्यूम किया हुआ है अपन ने। इसके रेस्पेक्ट में इसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्लियर है, तो जल्दी से अपन इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो एक सेल बन जाएगा। दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बना लेते हैं जल्दी से। देखो, एनोड मतलब लेफ्ट, मतलब जिंक को लेफ्ट में लेना है। ये कंटेनर लिया मैंने, यहाँ पर क्या लगा दी, बोलो जल्दी बोलो, क्या है ये, जिंक इलेक्ट्रोड। क्या है, बोलो, ये जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, क्या भर दिया, जिंक सल्फेट। कितनी कंसंट्रेशन पर, 1 मोलार। क्यों, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड निकालना है तो 1 मोलार ही तो है कंडीशन। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। कुछ दूरी पर यहाँ पर अपन ने लगा दिया क्या, ग्लास जैकेट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया भैया, ये लो ग्लास जैकेट, ओपनिंग कर दो। ठीक है, SHE ऐसे बनाते हुए बना के दिखाया था, इस तरह से ग्लास जैकेट हो गया। यहाँ अपन ने क्या भर दिया, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है, H+ आयनों का। कंसंट्रेशन इसकी भी 1 मोलार ले ली। इधर से भैया हाइड्रोजन गैस को पास करा दिया, 1 ATM प्योर है ये। यहाँ अपन ने डाल दी वायर प्लेटिनम की, यहाँ लगा दिया ब्लैक फॉइल प्लेटिनम का, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये प्लेटिनम वायर हो गया, ये ब्लैक फॉइल हो गया, वगैरह वगैरह ATM। ठीक है, यहाँ H+ आयन पहले से ही बैठे हैं इक्विलिब्रियम पर। यहाँ इलेक्ट्रोड आएगा और यहाँ पर जिंक घुल घुल कर आएगा इसमें। ठीक है, अच्छा, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं अपन, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया आपने। ठीक है, ये SHE हो गया और ये जिंक हो गया, एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे, वही सारी कहानी जो डैनियल सेल में आपने को कराई थी, वही सारी कहानी यहाँ चलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, करंट इधर से इधर। वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको अपन मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ, डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर। डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर मतलब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी ना, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो सपोज करो X वोल्ट आ रही है। कितनी आ रही है वो, X वोल्ट आ रही है। क्लियर है, वो अपन नोट कर लेंगे। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो ई सेल ही तो होगी भाई, पूरी सेल चाहिए तो पोटेंशियल आ रहा है वहां पर। ठीक है, तो हमें ये पता है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे अब अपन। ठीक है, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन नहीं, अपन को E0 सेल निकालना है ना स्टैंडर्ड में, तो नेक्स्ट थोड़ी लिखेंगे, सॉरी E0 सेल लिखेंगे। तो E0 सेल इक्वल टू क्या होगा, E0 कैथोड, जान रहे हो, माइनस E0 एनोड। अब बताओ कैथोड कौन सा है, अरे कैथोड कौन सा है, SHE। तो हम लिखेंगे सेल रिएक्शंस भी आप लिख सकते हो, पहले सेल रिएक्शन लिख लो। ठीक है, देखो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, तो जिंक +2 बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका, H+ आयनों का, तो 2H+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो एक H+ आयन नहीं लिखेंगे, 2 लेके चलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, टोटल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक +2H+, इधर से आएंगे जिंक +2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका प्रेशर 1 ATM, इसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलार, ये सॉलिड है तो ये भी 1 रहेगी, और ये H+ आयन कंसंट्रेशन ये 1 रहेगी। क्लियर, सब कुछ 1 1 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड क्या है यहाँ पर, E0 कैथोड है, E0 SHE है ना भाई, कैथोड SHE है, उसका तो 0 है, माइनस E0 एनोड, क्या हो जाएगा, E0 एनोड। और E0 एनोड क्या है, जिंक, यानी जिंक +2, और ये क्या हो गया, S स्टैंडर्ड। ध्यान से देखो, यहां पर जो अपन डाटा रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो अपन डाटा रखेंगे वो रखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा। ये भी यहाँ पर SRP का डाटा रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ भी SRP का डाटा रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन जिंक +2/जिंक इस तरह से लिखेंगे।
और यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसा, क्योंकि इस इक्वेशन में हमेशा आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी आरपी लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं, ओपी नहीं लिखना, ठीक है। तो ई नॉट सेल क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आईयूपीएससी ने जो पोटेंशियल है उसको आरपी माना हुआ है ना, और हमने ये जो इक्वेशन बनाई है वो आरपी मान के बनाई है, ठीक है। तो ई नॉट एस आरपी लिखेंगे इसका, तो ये ई नॉट हो जाएगा हमारा एस एच, इसका एस आरपी लिख देंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस इसका अपन को निकालना ही है, तो जिंक +2 स्लैश जिंक, क्लियर है। और ये ई नॉट सेल क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो कितनी मानी थी अभी, x वोल्ट, यही तो है ई नॉट सेल भाई, पूरे सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब तुम सोचोगे सर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों लिखी है, सारी की सारी कंडीशन स्टैंडर्ड ही है, टेम्परेचर 25 है, कंसंट्रेशन सबकी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन, ई नॉट सेल, ये कितना आ रहा है हमारा x वोल्ट आ रहा है रीडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई नॉट जिंक +2 स्लैश जिंक बचेगा वो -x वोल्ट आएगा या नहीं आएगा, बोलो। ये क्या है, जिंक का SRP निकालना क्या था हमें, जिंक का SOP, तो SOP क्या होगा, ये -x वोल्ट आ रहा है, तो जिंक का अगर हम SOP निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो x वोल्ट हो जाएगा, और x की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं बता देता हूँ 0.6, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा था 0.76 वोल्ट आ रहा था, ठीक है ना। x कुछ भी आ सकता है, अगर प्रॉपर होगा तो और कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, तो 0.76 आ रहा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये तो, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर हुआ। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, दो हाफ सेल्स को कनेक्ट किया, पूरा सेल बना दिया, वोल्ट मीटर पर रीडिंग देख ली, आंसर आ गया। भाई इसका तो 0 होना है, तो ये जो पूरा है वो इसी का है। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैसे पता लगाएंगे, पहले रिडक्शन पोटेंशियल ही निकलेगा, उसके बाद उसका माइनस करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस में 0.76 वोल्ट हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.76 वोल्ट हो जाएगा। और इस तरह से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये निकाल सकते हैं, चाहे वो SRP हो चाहे वो SOP हो, क्लियर है। अब चाहे आप इसको कैथोड बना दो, अगर आप इसको कैथोड बनाते हो तो ये एनोड बन जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी बस, क्लियर है। लेकिन ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये SHE इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, समझना इसको, बट रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू SHE, रिडक्शन पोटेंशियल ही निकलेगा अभी भी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्लियर है नहीं है। तो इस तरह से आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, उल्टा करोगे माइनस में जाए, कुल मिलाकर के ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच, ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 07 लेक्चर। अब कल वाले लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 08 में मैं आपके लिए लेके आऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे आगे, मैं आपको शीट में प्रोवाइड कराऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूँ होने वाला है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फिर उसी में अपन फेराडेज के 2 लॉ लेंगे, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ। थैंक यू वेरी मच।